क्या आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट हम लोग जो करते हैं और हम लोग जो शेयर्स वगैरह बाय करते हैं, सपोज मान लो वो इक्विटी शेयर्स है या फिर कोई प्रेफरेंस शेयर है, तो हमें उस इक्विटी शेयर के ऊपर जो हमें मिलता है रिटर्न के तौर पे, वो हमें मिलता है, पहला क्या होता है, हमें गेन मिलता है। उस गेन को हम लोग बोलते हैं कैपिटल गेन। यानी हमने किसी शेयर को बाय किया, उसका सपोज उसका प्राइस 100 रुपी था और उसका प्राइस सपोज 6 मंथ्स में या 1 ईयर के अंदर बढ़ के 150 रुपीज हो गया, 130 रुपीज हो गया, 140 रुपीज हो गया, वट एवर इट मे बी, राइट। तो जो हमारे 30 रुपए का या 40 रुपए का जो भी प्रॉफिट हुआ है, इसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल गेन। ठीक है। साथ में हमें कुछ कंपनी हमें प्रोवाइड कराती रहती है, ईयरली कुछ पैसा प्रोवाइड कराती रहती है जो कि हमारे सीधे बैंक अकाउंट में आता है। अगर आपने कभी शेयर्स वगैरह बाय किए होंगे तो आपने नोटिस किया होगा, ठीक है। या फिर मैं बोलूँ, ईयर के मिड में भी कभी कभार पैसा आता है हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली। उस पैसे को जो हमें कंपनी प्रोवाइड कराती है, उस शेयर्स की वजह से, जो हमने शेयर्स बाय किए थे उसकी वजह से जो प्रोवाइड कराती है, उसे हम लोग बोलते हैं डिविडेंड, डिविडेंड इनकम। और आप ये जान के सरप्राइज होंगे कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स जो किसी कंपनी के पर्टिकुलर शेयर्स बाय करते हैं, उनका इंटेंशन रहता है कि वो लोग डिविडेंड रेगुलर बेसिस पे प्राप्त करते रहें। ठीक है। मैं आपको बताऊं, जो लोग जनरली ऐसे होते हैं जो कि अपना फिजिकल कोई वर्क नहीं कर पा रहे हैं अब इस एज के अंदर, या फिर मान लो उनकी एज ज़्यादा हो गई है या फिर कोई और एक्टिविटी वो नहीं कर पा रहे हैं अपना लिविंग अर्न करने के लिए, मतलब उनको इतने पैसे नहीं कमा पा रहे हैं जिससे वो अपना मतलब जीवन प्रॉपरली चला पाए, राइट। ऐसे कई सारे लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं शेयर्स के अंदर ताकि वो लोग डिविडेंड इनकम से अपना जीवन जी सकें। ठीक है। क्योंकि कंपनियां, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि कंपनियां मिड के अंदर भी अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा देती रहती हैं। ठीक है। उस पैसे को ही अपन लोग डिविडेंड बोलते हैं और उस डिविडेंड के भरोसे कई लोग अपना जीवन निकालते हैं। ठीक है, लाइफ अपनी लिव करते हैं, है ना। लेकिन क्या आप जानते हो कि जो ये हमें डिविडेंड मिलता है कंपनी से, इसके ऊपर हमें टैक्स पे करना पड़ता है। कोई भी चीज हमारे को गवर्नमेंट को बिना पैसे दिए हम लोग अगर मान लो कुछ भी अपने लिए पैसा कमा रहे हैं और गवर्नमेंट को अगर पैसा नहीं दे रहे हैं, तो जनरली वो 2 नंबर की इनकम है, समझ लो। ठीक है। तो अगर हम लोग उसके ऊपर टैक्स पे नहीं करेंगे तो हम उसको लीगली इंडिया के अंदर यूज नहीं कर सकते उस इनकम को। ठीक है। ऐसा ही डिविडेंड इनकम होता है, उसके ऊपर हमें टैक्स पे करना पड़ता है। खैर, ये तो रही आज की बात कि आज की डेट में हमें टैक्स पे करना होता है, राइट। लेकिन आपको क्या पता है कि अब से 2 साल पहले, यानी 1 अप्रैल 2020 से पहले, इस डिविडेंड की इनकम पे हमें 0 रुपए टैक्स पे करना पड़ता था। मतलब पर्टिकुलर किसी पर्सन को, जो कि मैं बोल रहा हूँ रिटेल इन्वेस्टर जो होते हैं, जैसे आपके और मेरे जैसे लोग हैं, उनको कोई भी टैक्स पहले पे करना नहीं होता था, लेकिन अब पे करना पड़ता है। तो हाय, आई एम सी आकाश अग्रवाल और आप देख रहे हैं लर्न विद सी आकाश यूट्यूब चैनल। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो रहने वाला है डिविडेंड के ऊपर हमें कैसे टैक्स पे करना है, कितना टैक्स पे करना है, क्या हम डिविडेंड के ऊपर अपने टैक्स को बचा सकते हैं, और गवर्नमेंट हमें क्या क्या लीगली प्रोवाइड कराती है जिससे हम लोग अपना टैक्स सेव कर सकें और एक ऑप्टिमल वे में अपना टैक्स पे कर सकें। ठीक है। सबसे पहली बात, मैं आपको बोल रहा था कि सन 2020 से पहले, 1/4/2020 से पहले हमें रिटेलर्स को, मतलब जो हम नॉर्मल पर्सन है जो शेयर्स को बाय कर रहे हैं और उन्हें कोई डिविडेंड रिसीव हो रहा है, उनको टैक्स नहीं पे करना पड़ता था, राइट। उस केस के अंदर भी गवर्नमेंट टैक्स लेती थी, लेकिन गवर्नमेंट टैक्स लेती थी कंपनी से। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी कंपनी डिविडेंड को डिक्लेयर कर रही है या फिर मैं बोलूं डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, मतलब लोगों को बांट रही है, अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है, ठीक है, उन कंपनीज को एक टैक्स पे करना पड़ता था जिसे हम लोग बोलते थे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डीडीटी, राइट। तो ये अप्रोक्सीमेटली 16% के आसपास हुआ करता था उस टाइम पे, है ना। और उसके बाद वो लोग हमें पैसा देते थे, इन्वेस्टर्स को, नॉर्मल इन्वेस्टर्स को, और वो पूरा का पूरा इन्वेस्टर के हाथ में टैक्स फ्री हुआ करता था। लेकिन 1/4/2020 के बाद अमेंडमेंट आ गया बजट के अंदर, और अब ये नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर को पे करना पड़ता है इसके ऊपर टैक्सेशन। अच्छा, मैं एक और बता दूं, 1/4/2020 से पहले भी एक नॉर्मल पर्सन को टैक्स पे करना पड़ता था, लेकिन तब जब वो इनकम 10 लाख रुपए से ज्यादा की होती थी, डिविडेंड की इनकम। मतलब अगर आप 10 लाख रुपए तक कमाते थे तो आपको 1 रुपया भी, सिंगल रुपया टैक्स पे करने की जरूरत नहीं थी डिविडेंड के ऊपर। खैर, अब लेकिन 1/4/2020 के बाद से आप चाहे 1 रुपया भी अगर स्टॉक मार्केट के अंदर कमा रहे हैं डिविडेंड से, तो आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, मैं अब आप क्वेश्चन ये आता है कि सर ठीक है, टैक्स तो पे करना पड़ता है, लेकिन उसके ऊपर रेट क्या होती है टैक्स पे करने की? तो मैं आपको बताऊं, टैक्स पे करना पड़ता है आपको नॉर्मल रेट से, यानी नॉर्मल रेट जो आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है।
एक इंडिविजुअल के केस में स्लैब रेट। अच्छा, स्लैब क्या होता है? स्लैब आप सभी जानते हैं कि जैसे अप टू 2.5 lakhs देयर इज नो टैक्स फॉर इंडिविजुअल्स, राइट। 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक हमें 5% टैक्स देना पड़ता है। 5 लाख से 10 लाख तक हमें 20% टैक्स देना पड़ता है। तो ये सब हमारी स्लैब रेट्स होती हैं। तो इंडिविजुअल कोई पर्सन है या फिर मैं बोलूँ कोई एचयूएफ है, तो हम सभी को स्लैब रेट से टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोगों की डिविडेंड इनकम आएगी तो उस इनकम को हमें अपनी नॉर्मल इनकम के साथ जोड़ना पड़ेगा और उसके ऊपर हमें स्लैब रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा। सो दीज आर द प्रोविजंस जिससे हमारा डिविडेंड गवर्न होता है और हमें टैक्स पे करना पड़ता है। खैर, अच्छा, एक क्वेश्चन ये हो रहा है कि सर क्या टैक्स जो हमें डिविडेंड मिल रहा है उसके ऊपर कोई टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा? देखो, टीडीएस सबसे पहले टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा वो बात, तो क्वेश्चन सबसे पहले समझ लो टीडीएस क्या होता है, राइट। ये भी समझना इंपॉर्टेंट है कि टीडीएस क्या है। टीडीएस होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज। हमारे इंडिया के अंदर ये नियम है कि जब भी हम कोई इनकम कमाते हैं, जनरली लगभग काफी सारी इनकम्स जो होती है, मतलब हम लोग कमाते हैं, तो उन इनकम्स के ऊपर हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है। ये आप सभी जानते ही हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली किया क्या है कि हम जिस पर्सन से इनकम कमा रहे हैं ना, वो पर्सन ही हमें टैक्स काट के इनकम प्रोवाइड कराता है। इसका मतलब क्या हुआ? सपोज मान लो कि मैंने 50,000 रुपए कमाए मिस्टर एक्स पर्सन से, तो अब है ना, जनरली मुझे उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। भाई मैंने कमाया, मेरी इनकम है, तो मुझे उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि भाई मिस्टर एक्स आप ही इसका टैक्स पे कर दीजिए, मिस्टर आकाश का टैक्स मिस्टर एक्स पे करेंगे। तो इसे हम लोग बोलते हैं टीडीएस। तो डिविडेंड के केस में भी हमारे ऊपर टीडीएस प्रोविजंस एप्लीकेबल रहते हैं। अच्छा, मतलब क्या? मतलब ये कि अगर हम किसी सिंगल कंपनी से पूरे साल भर के अंदर 5,000 रुपए से ज्यादा की अगर डिविडेंड रिसीव करते हैं, मतलब एक्सीडिंग 5,000 रुपीज, 5,000 रुपीज से ऊपर का, चाहे हम लोग 1 रुपया भी एक्स्ट्रा डिविडेंड का अर्न कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हमें टैक्स पे करना, टीडीएस लगेगा, उसके ऊपर हमें टीडीएस एप्लीकेबल रहेगा एट द रेट ऑफ ₹10%, राइट। 10% की रेट से पहले से ही कंपनी हमारा डिविडेंड टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा करा देगी, ठीक है, राइट। अच्छा, नाउ क्वेश्चन ये आता है कि सर मैं एक नॉर्मल पर्सन हूं जिसकी अदर कोई इनकम ज्यादा है नहीं, ठीक है। सपोज मान लो मैं एक ऐसा पर्सन हूं जो कोई और काम नहीं करता है। मैंने पहले अपनी लाइफ में इन्वेस्टमेंट किए हैं शेयर्स के अंदर। जब मैं काम किया करता था तो मैं इन्वेस्टमेंट करता था शेयर्स के अंदर, और आज मेरे पास अच्छा खासा पोर्टफोलियो है मल्टीपल कंपनीज के शेयर्स का, ठीक है। और वो लोग मुझे डिविडेंड पे करते हैं ईयरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे डिविडेंड मेरे पास आता रहता है, ठीक है। लेकिन सर टोटल जो डिविडेंड है ना, वो मिला के 4-5 लाख रुपए से ऊपर का नहीं हो पाता है, ठीक है। लेकिन कंपनी तो मेरा टीडीएस पे कर रही है, टीडीएस काट रही है, गवर्नमेंट को जमा करा रही है, तो क्या मुझे वास्तव में टैक्स पे करना पड़ेगा उसके ऊपर? क्या मैं उस टीडीएस का रिफंड क्लेम नहीं कर सकता? तो आपका आंसर रहेगा कि बिल्कुल आप टीडीएस क्लेम कर सकते हैं। देखो, हमारे इंडिया के अंदर नॉर्मल इनकम्स, मैं एक बार स्पेसिफाई कर दूं ये वर्ड, नॉर्मल इनकम्स जो जनरली हम लोग यूजुअली कमाते हैं, ठीक है। ऐसी इनकम्स अगर अप टू 5 लाख रुपीज होती है ना, यानी 2.5 लाख से ज्यादा और 5 लाख से कम, तो हमें 5% की रेट से टैक्स लगता है। मैंने अभी आपको बताया स्लैब रेट्स के अंदर। लेकिन एज पर सेक्शन 87A, इनकम टैक्स का सेक्शन है 87A, जो हमें एक रिबेट प्रोवाइड कराता है टैक्स की, ठीक है। तो 5 लाख तक की इनकम अगर जो भी रहती है उस पर जितना भी टैक्स बनता है ना, उसका सारा का सारा हमें रिबेट मिल जाता है अगर हमारी 5 लाख से ऊपर इनकम एक्सीड नहीं कर रही है, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि सर मेरे पास कोई और इनकम नहीं है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड इनकम है और वो 5 लाख से कम है, तो क्या मुझे उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा? तो उसका आंसर है नहीं। हमारा जो टीडीएस कटा हुआ है उसको हमें वापस से रिफंड क्लेम करने के लिए मिल जाएगा। जितना भी हमारा टीडीएस गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ है, यानी हमारा जो भी टैक्स पड़ा हुआ है गवर्नमेंट के पास, हम उसे वापस से क्लेम कर सकते हैं और वो गवर्नमेंट हमें रिफंड कर देगी हमारे बैंक अकाउंट में, और मैं आपको बताऊं विद इंटरेस्ट रिफंड आता है, ठीक है। अच्छा, नाउ लेकिन सर इसका प्रोसीजर क्या है? कैसे हम लोग रिफंड क्लेम करेंगे? रिफंड क्लेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो मैं आपको बताऊं, रिफंड क्लेम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। जब तक आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, आपको 1 रुपए का भी रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक है। ये बात मैंने माइंड में रखना। अच्छा, नाउ दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सर सपोज मेरी इनकम 2.5 लाख रुपए से भी कम है, ठीक है। टोटल मुझे सिर्फ और सिर्फ साल भर में डिविडेंड आता है और सिर्फ 2.5 लाख से कम का मेरे पास डिविडेंड आता है ना, और मेरे कोई और इनकम है नहीं, तो मैं टीडीएस भी क्यों पे करूं?
भाई जब गवर्नमेंट को पता है कि बाद में उन्हें रिफंड ही करना है, बेसिकली मेरी इनकम 2.5 लाख से कम है, तो मैं एक रिटर्न फाइल करवाऊंगा, एक चार्टेड अकाउंटेंट को पैसे दूंगा उसके रिटर्न फाइल कराने के लिए, खुद भी करूंगा तो मेहनत करूंगा, ठीक है, कुछ गलती में भी हो सकती है, फिर कुछ भी हो सकता है, राइट। उस केस में मैं टीडीएस ही क्यों रिफंड करवाऊं? ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा टीडीएस काटे ही नहीं कंपनी। देखो ये भी एक्ट के अकॉर्डिंगली पॉसिबल है। आपको फॉर्म 15G या फिर 15H सबमिट कराना होता है और कंपनी आपका टीडीएस नहीं काटेगी, आपको यूं के यूं पैसा दे देगी, चाहे आप 6,000 रुपये कमा रहे हो, 7,000 रुपये कमा रहे हो डिविडेंड से, आपको सिंगल रुपया टैक्स पे नहीं करना है, ठीक है। अच्छा सर, ये फॉर्म 15G 15H वगैरह हम लोग बैंक्स वगैरह में भी सबमिट करते हैं क्या? इंटरेस्ट वगैरह जब मिलता है, डेफिनेटली मैं उन्हीं फॉर्म्स की बात कर रहा हूँ, 15G 15H आपको वही सबमिट करने होते हैं। अब इसका प्रोसीजर डिफरेंट रहता है, आपको ईमेल वगैरह के अंदर अटैच करना होता है, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप ऐसा कर पाते हैं, फॉर्म्स वगैरह अटैच कर पाते हैं, तो आपको बिल्कुल भी टीडीएस नहीं लगेगा। अच्छा नाउ सर, एक और चीज का ध्यान रखना, वो चीज ये है कि सपोज आपका इनकम जो डिविडेंड से आ रहा है वो 6,000 रुपीज आया साल भर में रिलायंस इंडस्ट्रीज से, ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि अगर आपका 5,000 और उससे बिलो है डिविडेंड का इनकम पूरे साल भर में, तो आपको सिंगल रुपया उसमें डिविडेंड टीडीएस नहीं कटेगा, ठीक है। और 5,000 के ऊपर आपको 10% का टीडीएस कटेगा, ठीक है। 6,000 रुपए का आपका इनकम आया है, तो मैं बोलूं क्या आपको 1,000 रुपए के ऊपर टीडीएस कटेगा 10% की रेट से, या फिर मैं बोलूं 6,000 रुपए के ऊपर आपको 10% से टीडीएस देना पड़ेगा? तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं कि आपको पूरे 6,000 के ऊपर 10% की रेट से टीडीएस कटेगा। मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि आपका 5,000 रुपीज की इनकम तक आपको टीडीएस कटेगा ही नहीं। अगर आपका 5,000 रुपीज से 1 रुपया भी बढ़ता है डिविडेंड का इनकम किसी पर्टिकुलर कंपनी से, मतलब सिंगल कंपनी से, ऐसा हो सकता है कि आपकी 10 कंपनी से मिला के टोटल 10,000 रुपीज का डिविडेंड आ रहा है साल भर में, लेकिन सबसे 1,000 रुपए का डिविडेंड आ रहा है, उस केस में आपके ऊपर कोई टीडीएस नहीं लगेगा। लेकिन अगर एक कंपनी आपको 5,000 रुपए से ऊपर का डिविडेंड दे रही है, तो उसके ऊपर डेफिनेटली आपको टीडीएस लगेगा, और टीडीएस 10% की रेट से कटेगा, और पूरे अमाउंट के ऊपर 10% कटेगा, ठीक है। अच्छा नाउ मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा डिविडेंड के बारे में। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए बोरो करते हैं, मनी बोरो करते हैं, मतलब उधार लेते हैं पैसा, ठीक है। कुछ लोग उधार लेते हैं। अच्छा इसके अलावा सपोज कुछ लोग क्या है कि सैलरी भी पे करते हैं पैसा लगाने के लिए किसी को। मान लो मैंने अपने अंडर में एक पर्सन रखा हुआ है और वो पर्सन मेरे बिहाफ पे सारे इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करता है, और मैं उसको मंथली 2,000 रुपए की सैलरी देता हूँ या 5,000 रुपए की सैलरी देता हूँ। वो मेरे बिहाफ पे कहीं पर इन्वेस्टमेंट करता है किसी कंपनी में, और वहां से मेरे पास पैसा आता है डिविडेंड का, ठीक है। तो इस सैलरी में मुझे पैसा पे करना पड़ा। अच्छा इसके अलावा मैंने मान लो बोरो किया था, सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने 10,000 रुपीज बोरो किए, राइट, और मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स के अंदर उसको डाल दिया, ओके। अब 10,000 रुपीज जो मैंने बोरो किया उसके ऊपर मान लो 10% की रेट से मुझे ब्याज देना पड़ रहा है सामने वाले पर्सन को, ठीक है, जिससे मैंने बोरो किया। मतलब साल भर में मेरा ब्याज कितना हो गया? 1,000 रुपए का मेरा ब्याज हो गया, राइट। अच्छा अब आपको क्या हुआ कि साल के एंड में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने डिविडेंड दिया। अच्छा मुझे टोटल डिविडेंड आया है 5,000 रुपीज का, मेरे पास टोटल डिविडेंड आया 5,000 रुपीज का रिलायंस इंडस्ट्रीज से, राइट। अच्छा तो जो मैंने इंटरेस्ट पे किया था 1,000 रुपए का बोरो करने के लिए, पैसा बोरो करने के लिए, जिसे मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज में आगे शेयर बाय किए थे, और उन्हीं के ऊपर मुझे डिविडेंड आ रहा है। तो गवर्नमेंट ऐसा बोलती है कि आपको जितना डिविडेंड आ रहा है ना, उसका मैक्सिमम 20% तक आप उस इंटरेस्ट का क्लेम कर सकते हैं। मतलब क्या? जैसे मैंने 5,000 रुपीज का मुझे डिविडेंड आ रहा था रिलायंस इंडस्ट्रीज से, तो उसका 20% कितना हो गया? 5 दूनी 10, यानी 1,000 रुपीज आपका हो गया 20%। तो मैं 1,000 रुपीज तक के कोई भी खर्चे क्लेम कर सकता हूं उस डिविडेंड के अगेंस्ट। अब मेरा जैसे मैंने बोला आपको, इंटरेस्ट मेरा कितना जा रहा था पूरे साल भर में? 1,000 का जा रहा था, तो पूरा 1,000 रुपीज मैं क्लेम कर सकता हूं, और टोटल मेरा डिविडेंड इनकम माना जाएगा 4,000 रुपए, और उस 4,000 रुपए के ऊपर ही मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अगर सपोज ऐसा हुआ होता कि मुझे मान लो 2,000 रुपए इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा होता उस 10,000 के अगेंस्ट में जो मैंने बोरो किया था, ठीक है, और वही 5,000 रुपए का मुझे डिविडेंड आ रहा था, तो मैं केवल और केवल 1,000 रुपीज तक का ही क्लेम कर सकता हूं, क्योंकि वही 20% के दायरे में आता है, उसके ऊपर मैं सिंगल रुपए क्लेम नहीं कर पाऊंगा, राइट। तो आपको ये चीज भी याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा मैं आपको बताऊं, आप डिविडेंड इनकम से आप बच कैसे सकते हैं, मतलब आपको टैक्स ना पे करना पड़े, ऐसे कैसे कर सकते हैं? एक बात बताता हूँ। सपोज आपके घर पे 5 फैमिली मेंबर्स हैं, राइट, उन बाकी के लोगों की इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है। जैसे आपको छोड़ के बाकी सारे लोग हैं जो उनकी इनकम 2,50,000 से कम है, या मैं बोलूँ 5 लाख से कम है,
ठीक है, उस केस में आप क्या कर सकते हो, उन सभी पांचों लोग मेंबर्स का डीमेट अकाउंट खुलवाइए, ठीक है, उनका डीमेट अकाउंट खुलाइए, और जो उनकी इनकम है, राइट, जैसे मान लो मेरा ब्रदर है, वो सपोज 3 लाख रुपीज साल का भर का कमाता है, ठीक है, तो खुद की उसकी इनकम के अंदर से आप लोग शेयर्स को बाय करें, और जो लोग उनके डीमेट अकाउंट से पर्टिकुलरली, और जो भी उनके ऊपर डिविडेंड मिलेगा, बेसिकली आपको उसका एग्जाम्पशन मिल जाएगा, या फिर आप, मैं बोलूँ, आपको उसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि ये जो डिविडेंड जो हमारी इनकम होती है वो पर्सन वाइज कंसीडर की जाती है। मतलब हर एक पर्सन की इनकम अलग अलग होती है, और हर एक पर्सन को अपनी इनकम के ऊपर टैक्स खुद ही पे करना पड़ता है। तो जो भी डिविडेंड का इनकम मेरे ब्रदर को होगा, वो मेरा ब्रदर ही उसके ऊपर टैक्स पे करेगा, और उसको जो भी एग्जाम्पशंस मिल पा रही होंगी वो एग्जाम्पशंस को क्लेम करेगा, राइट। तो आप अगर मान लो आपके फैमिली मेंबर्स वगैरह और उनका इनकम थोड़ा सा कम है, तो आप उनकी इनकम से, उनकी मनी से आप शेयर्स वगैरह बाय करें, और उनसे आप डिविडेंड रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। तो आप आज जितने भी क्वेश्चन थे डिविडेंड से रिलेटेड, टैक्सेशन रिलेटेड, मैंने इनको सबको एड्रेस करने की कोशिश की है, बट एज ए ह्यूमन आई एक्सपेक्ट कि अगर कुछ भी और ऐसा रह जाता है जो जनरली मुझे बता देना चाहिए था, या फिर मुझसे मिस हो गया है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो भी आप लोग, लाइक आपका रिव्यूज वगैरह जो भी रहे, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे, कुछ हेल्पफुल लगे, तो आप जरूर कमेंट करें और मुझे बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।